राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज जाएंगे सोनभद्र, जहां वो वनवासी सेवा आश्रम में नवनिर्मित विद्यालय और छात्रावास का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित 271 खंड शिक्षा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र बांटे। कहा, राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ किया है नियोजित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू। इसकी शुरुआत केंद्रीय खेल, युवा मामले और आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में की। मई महीने में नमस्ते योगा पर एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। मुरादाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान विवाद और मारपीट। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद आज 11 बजे सोनभद्र जिले के चपकी स्थित वनवासी सेवा आश्रम पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि सेवा समर्पण संस्थान द्वारा आदिवासी वनवासी बाहुल्य क्षेत्र में संचालित आवासीय शिक्षा संकुलों के माध्यम से समुदाय के छात्र छात्राओं को न सिर्फ मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, बल्कि उनके पारंपरिक धनुर्विद्या से लेकर सर्वांगीण विकास के आयाम भी तय किए जाते हैं। कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने में देर रात तक लगे कार्यक्रम संयोजक विमल कुमार सिंह ने बताया कि महामहिम रविवार 11 बजे पहुंचकर पारंपरिक पूजा में भाग लेने के उपरांत भूमि पूजन और नवनिर्मित शिक्षा संकुल और छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वनवासी समागम के तहत महामहिम जी उपस्थित वनवासी समुदाय को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करेंगे। यहाँ आने के बाद पारंपरिक पूजन में सम्मिलित होंगे। उसके बाद अभी नवनिर्मित छात्रावास तथा नवनिर्मित विद्यालय का लोकार्पण करेंगे और फिर मंची कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मंच से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के वनवासियों को वो संबोधित करेंगे। इससे पहले वाराणसी पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जैसे ही दशाश्वमेध घाट पर आरती के दीप जले, वहां का वातावरण हर हर महादेव और वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मां गंगा की आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर विशेष महागंगा आरती का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध घाट को फूल मालाओं और दीपों से बेहतरीन ढंग से सजाया और संवारा गया। दीपदेव नमस्तुभ्यं आरोग्यं सुखदायकं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपदेवो नमो नमामि गंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक भवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में 271 नव चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रतीकात्मक रूप से 10 नव चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और संरक्षा पैकेज, दिव्यांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के पैकेज तथा दीक्षा हैंडबुक का भी विमोचन किया। उन्होंने ऑनलाइन डीएलएड कोर्स और सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन कोर्स का भी इस मौके पर शुभारंभ किया और प्रेरक बालक, प्रेरक बालिका और उनके अभिभावकों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम के संबंध में एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में सरकारी नौकरियों में 4 लाख युवाओं की पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चयनित कर नियोजित किया गया है। मेरे लिए यह अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के युवाओं को एक पारदर्शी तरीके से, बहुत शुचितापूर्ण तरीके से हम लोग नियुक्ति पत्र देकर के उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं। और आज का यह अवसर इसीलिए हम लोगों ने यहां पर आयोजित किया है कि जो अपेक्षा आपकी शासन से थी जब आप प्रतियोगी छात्र थे, उसी प्रकार की अपेक्षा शासन भी आपसे कर सकता है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य शनिवार को कुशीनगर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खड्डा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गोनहा गांव में विधिवत पूजन अर्चन करके शनि मंदिर का नींव पूजन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद में लगभग 2 अरब रुपए की लागत से 101 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव पर बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार बन रही है, हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। सबका विकास, सबका विश्वास, इस लक्ष्य को लेकर के डबल इंजन की सरकार अगर आपने नहीं बनाई होती तो आज कुशीनगर का एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन पाता क्या? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन पाता क्या? नहीं बन सकता। अगर आपने केंद्र में और प्रदेश में सरकार नहीं बनाई होती तो श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मार्ग की बाधा नहीं हट पाती। अगर आपने अपने आशीर्वाद से केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनाई होती तो जो आज हमारे प्रदेश के अंदर विकास की गंगा जमीनी स्तर पर बह रही है, या आपको बहती हुई नहीं दिखाई देती। आज मैं अभी हिसाब की दृष्टि से करूं, हम ग्रामीण मार्गों को भी सुधारने का काम ही नहीं कर रहे। अपने जो प्रतिभाशाली बच्चे, चाहे यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, अगर हाई स्कूल इंटर में वो टॉप करते हैं, 20 में स्थान लाते हैं, तो उनके घर तक की सड़क डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ का नाम लिख करके उस बच्चे का फोटो लगा करके बनाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है। इस वर्ष कार्यक्रम का 4था संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है, जो विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थी सरकारी वेबसाइट innovativindia.mygov.in में पंजीकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे, बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रूबरू होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र, अध्यापक, अभिभावक MyGov इनोवेट प्लेटफॉर्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। ये प्रतिस्पर्धा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए खुली है। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर पीएम मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत नई दिल्ली केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री और आयुष मंत्रालय का प्रभार देख रहे किरण रिजिजू ने की। 100 दिनों के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए 100 दिनों के काउंटडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान योग से जुड़े देश में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही मई के महीने में नमस्ते योगा ऐप भी लॉन्च होगा। हो गई। नई दिल्ली में शनिवार को योग दिवस के काउंटडाउन की शुरुआत करने के बाद अगले 100 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में योग से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। योग दिवस की तैयारियों में जहां एक और केंद्र सरकार के कई मंत्रालय शामिल होंगे, वहीं स्कूल, कॉलेज सहित पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर योग के कई कार्यक्रम होंगे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन की शुरुआत करते हुए केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री और आयुष मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे किरण रिजिजू ने कहा कि योग हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि योग से बड़ी कोई दवाई नहीं। योग ने कोविड काल में बीमारी से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया को बढ़ावा देने में योग का बहुत योगदान है। नमस्ते योगा ऐप डिजाइन किया गया है। ये मोबाइल इक्विवेलेंट ऑफ योगा पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जो मई के महीने में लॉन्च किया जाएगा। 5वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगासन को हमने स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया है। जब स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले अपने देश में तो पॉपुलर हो। हम विदेशी खेल खेलेंगे और विदेशी खेल देखेंगे, अपने भारतीय पारंपरिक खेल को नहीं देखेंगे, उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो फिर विदेशी हमारे लिए तो नहीं करेंगे। हम ही अपना मान्यता को, स्वीकारता को पहले देना चाहिए। इसलिए जब योगासन स्पोर्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, उसको हम चाहते हैं कि अभी यूनिट जो होंगे स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में उसका आयोजन होगा, लेकिन हमारा सोच है कि हम इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप वे कोविड का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होते ही भारत में हम पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि योग हमारे देश का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है। प्यार से दुनिया हमारे धरोहर में समाहित हो जाती है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया कार्यक्रम में योग कोर मुद्दा होगा। देश के हर खेल सेंटर में योग को बढ़ावा दिया जाएगा। योगासन को खेल घोषित किया गया है। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो और पावरफुल, जिसका हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं, ये योगा से बड़ा सॉफ्ट पावर मैंने देखा नहीं है हमारे देश का। ये आप प्यार से पूरा दुनिया जो है हमारे साथ, हमारे सांस्कृतिक पहचान, हमारा धरोहर, हमारे योग के साथ सब समाहित हो जाते हैं। और ये सॉफ्ट पावर किसी चीज से इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। योग दिवस से पहले अप्रैल में देश के 6 शहरों में 3 दिन का योग महोत्सव होगा। खेल मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में योग पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का आयोजन भी किया जाएगा। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और प्रयागराज के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने शनिवार को प्रयागराज में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि अब तक सभी विभागों को लेकर इस सत्र में जिला योजना के तहत 570 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस सत्र के लिए 678 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट पास किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रयागराज में हर घर नल योजना के तहत सभी ग्राम सभाओं में पीने का साफ पानी पहुंचाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जिले के 86,000 किसानों के 32,000 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। प्रयागराज हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण जिला है, बहुत बड़ा जिला है और प्रयागराज में हमारे सभी बहुत वरिष्ठ जनप्रतिनिधि यहाँ रहते हैं और बड़े ही सब सक्रिय हैं और इनकी सबकी सक्रियता, इनके सबके सहयोग के कारण से हमारे प्रयागराज में पिछली बार जो जिला योजना में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था वो 678 करोड़ 30 लाख रुपए का था। उसमें से जो हम लोगों ने धन उन्मुक्त किया वो 575 करोड़ का धन अवमुक्त किया गया था, जिसमें से 570 करोड़ खर्च हो चुका है। बाकी 31 मार्च तक संपूर्ण धन व्यय कर दिया जाएगा। सभी परियोजनाएं जो ली गई थी उनको समयबद्धता और गुणवत्ता और पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जा रहा है और इस साल का बजट
इस साल की जिला योजना का जो प्रस्ताव हो 678 करोड़ 30 लाख का पुनः प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज पारित किया गया है। हमको लगता है कि बहुत सारी परियोजनाएं प्रयागराज में चल रही हैं। हमारे प्रयागराज का चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास हो रहा है और उस दृष्टि से मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों की दृष्टि में हमारे प्रयागराज हमारी प्राथमिकता में है और हम सब लोग मिलकर के प्रयागराज को एक सुंदर प्रयागराज, दिव्य प्रयागराज और विकसित प्रयागराज बनाने की कोशिश करेंगे। बदायूं में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रम विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 7,000 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले हित लाभ के 5 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र वितरित किए। ये धनराशि सीधे उनके खातों में पहुंचेगी। इसके साथ ही उन्होंने 267 युवक युवतियों को साइकिल भी वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से की गई मारपीट की घटना पर कहा कि हल्ला बोलकर दहशत पैदा करना, गुंडे, माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना सपा का पुराना चरित्र रहा है और मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ की गई मारपीट उनकी इसी चाल चलन को दर्शाती है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश कानून राज का अखाड़ा बन जाता है। गुंडे, माफिया, अपराधी कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। गुंडे, माफिया, अपराधी सत्ता का मंच साझा करते हैं। साथ ही साथ 5 साल तक अपराधी बेखौफ अपना कहर बर्पा करते हैं, निश्चिंत रूप से घूमते हैं और जैसे ही अखिलेश जी सड़क पर निकले वैसे ही समाजवादी पार्टी का गुंडाराज फिर समाजवादी पार्टी के सर चढ़ करके बोलने लगा और उसी का नतीजा है कि मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ अभद्रता, मारपीट और बदसलूकी किया गया। मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता के दौरान हुए विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में 20 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुरादाबाद में हॉलिडे एजेंसी में अखिलेश यादव की पत्रकार वार्ता के दौरान विवाद हुआ था। इस दौरान हाथापाई भी हुई थी। मामले को लेकर इंडियन प्रेस अलाइनमेंट एसोसिएशन ने पाकबड़ा थाने में आईपीसी की धारा 147, 323 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को सीतापुर की बिस्वा और महमूदाबाद तहसील में आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया। बिस्वा के रेउसा कस्बा की ग्राम पंचायत गोलोक कोडार में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का गुर कार्यकर्ताओं को बताया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें चाय बेचने वाला एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। वहीं महमूदाबाद में स्थित सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव अभ्युत्थान में उन्होंने कहा कि युवाओं में अगर लगन हो तो क्या नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष का पूरे विश्व में नाम हो रहा है, इसलिए युवाओं को कभी घबराना नहीं चाहिए। वो मेहनत करें, मंजिल अवश्य मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने कई छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। जिसकी आय 45,000 पर व्यक्ति होते थे, आज योगी जी के कारण आज 95,000। जो हम बाकी व्यवस्थाओं में भी बहुत पिछड़े थे, आज अर्थव्यवस्था भी हमारा ठीक हुआ है। जो 5 साल में देश के सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था में हम आएंगे और बिजनेस भी हमारा सुगमता से चल रहा है देश में, राज्य के अंदर, और इसलिए राज्य आगे बढ़ रहा है, खुशहाल क्यों आगे बढ़ रहा है। और जब क्षेत्रीय पार्टियां देश के अंदर रही हैं, वो लोगों ने केवल राज्य को, परिवार को बढ़ाया है और राज्य को लूटा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित गोल्डन कार्ड विहीन परिवारों में गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 10 से 24 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके लिए गोल्डन कार्ड का नाम बदलकर आयुष्मान कार्ड कर दिया गया है। वहीं लाभार्थियों को कंप्यूटरीकृत पर्ची के बजाय अब प्लास्टिक का स्मार्ट कार्ड मिलेगा। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आयुष्मान कार्ड प्रभारी डॉक्टर आरसी पांडे ने बताया कि इस बारे में सरकार की तरफ से जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इस पखवाड़े में जिले का लक्ष्य 10 लाख का है। पूर्व में 2,40,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस कैंप के माध्यम से 2,73,574 गरीब परिवारों का गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हम गरीब, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों का 5 लाख तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। ये सरकार की योजना बहुत ही सराहनीय है।
5 लाख के हमने दवा करा सकते हैं। ये सरकार की योजना हमको मंजूर है। गोल्डन कार्ड बनवा दिया है। ये हमें मेहनत मजदूरी करने के बाद अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो हमें उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ की ये लगा हुआ है, वहीं जाएगा, हमारा अच्छी तरीके से इलाज हो जाएगा। हम लेबर काम करने वाले हैं, सरकार जो हमको दे रही है हम इससे बहुत खुश हैं। सरकार की मंशा है कि समाज के तमाम गरीब असहाय जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और जो किसी रोगग्रस्त होने पर अपने परिवार की अपनी जो है ना अपना इलाज सुचारू रूप से नहीं करा पाते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था चलाई है जिससे सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे भी बुलाया गया है इसके लिए कार्ड बनाने के लिए, तो मैं आया हूँ। आयुष्मान भारत योजना का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे गरीब परिवार जो इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री किया जाता है प्रति परिवार और प्रति वर्ष। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को छपरा विश्वविद्यालय के गांधीवादी प्रोफेसर हरिकेश सिंह, केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के अपर महानिदेशक आरपी सरोज और उप निदेशक डॉ श्रीकांत श्रीवास्तव शामिल हुए। वेबिनार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र कुमार बोस ने कहा कि सरकार आजादी का सही इतिहास नई पीढ़ी को पढ़ाना चाहती है और यह जरूरी भी है कि देशवासियों को सही इतिहास बताया जाए। प्रवक्ताओं ने वेबिनार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करके एक महत्वपूर्ण कार्य इतिहास में दर्ज कराया है। पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के अपर महानिदेशक आरपी सरोज ने कहा कि विकास के साथ ही सांस्कृतिक चेतना जागृत करके ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले लोगों को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में उपभोक्ता श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ राकेश कपूर ने पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे, पर्यावरणविद आर.एम. भार्गव, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान समेत 8 लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजक विजय आचार्य ने कहा कि हर वर्ष संस्था द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है जो समाज को नई दिशा देने के लिए कार्य करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को यहाँ पर हम लोग उपभोक्ता श्री से सम्मानित करते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में, जो प्रशासनिक सेवा है, विज्ञान है, शिक्षा है, आपके कला है और इसी तरीके से जो समाज कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 28 जून से शुरू होगी। 56 दिनों तक चलने वाली यात्रा का समापन 22 अगस्त को होगा। पिछले साल कोविड महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। हालांकि इस वर्ष भी कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने की खबरें हैं, इसलिए यात्रा के दौरान कोविड के मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। श्री अमरनाथ तीर्थ बोर्ड ने कहा है कि प्रातः और संध्या की पूजा आरती का ऑनलाइन प्रसारण होगा। हम भले ही कोविड-19 महामारी का 1 साल से ज्यादा वक्त देख चुके हों, ये अभी भी हमारे आसपास ही मौजूद है। कई राज्यों में हालात काफी संभले हुए दिखते हैं तो कई राज्य चिंताएं पैदा कर रहे हैं, लेकिन राहत की कई खबरें भी हैं। मसलन हम रिकॉर्ड संख्या में कोरोना टीकाकरण कर रहे हैं तो रिकवरी दर और गिरती मृत्यु दर हौसला बनाए हुए है। क्या कहते हैं ताजा आंकड़े, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पिछले 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बार फिर रिकॉर्ड बनाते हुए 20 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की डोज दी गई। इसमें पहली खुराक लेने वाले लोगों की संख्या करीब 16 लाख रही तो दूसरी खुराक लेने वालों की संख्या 4 लाख से ज्यादा रही। कोरोना टीकाकरण अभियान में ये उपलब्धि टीकाकरण के 56वें दिन मिली। यह अब तक एक दिन में दिए गए टीकों के सबसे अधिक डोज हैं।
इस टीकाकरण अभियान में 8 राज्यों की 74% भागीदारी है और 3.25 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक के साथ पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीकाकरण के इन आंकड़ों में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा करीब 12,40,000 वो लोग भी शामिल हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। साथ ही 2.25 लाख वैसे लोग हैं जो 45 से 60 साल के बीच की उम्र के हैं और किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। इस तरह अब तक देश में कुल मिलाकर 2,82,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वाले करीब 73 लाख लाभार्थियों को दी गई डोज भी शामिल है। भारत में कोरोना के कुल सक्रिय मामले शनिवार सुबह तक 2,02,000 थे। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,882 नए मामले दर्ज किए गए हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए नए मामलों में 87.72% नए मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। भारत में कुल सक्रिय मामलों में से महाराष्ट्र का योगदान 63.57% है और 15,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से दर्ज हुए हैं। वहीं सूरत में बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने लोगों से कोविड के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। 696 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। कहीं भी कोई रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, कहीं भी अगर केस ज्यादा आ रहा है तो उसको हम क्लस्टर कर रहे हैं। वहीं राहत की बात यह है कि 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली है। साथ ही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आंकड़े बताते हैं कि देश में 12 मार्च तक करीब 23 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है। वहीं अब अकोला में भी 15 मार्च की सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के साथ औरंगाबाद जिले में भी पूर्ण लॉकडाउन की खबर है, जबकि पुणे और परभणी में लॉकडाउन की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। साथ ही नासिक में भी आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस बीच हवाई उड़ानों के दौरान सुरक्षा बरतने के मद्देनजर डीजीसीए ने यात्रियों की सतर्कता के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि वैसे यात्री जिन्होंने जहाज के अंदर मास्क नहीं पहना होगा या कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया होगा, वैसे यात्रियों को यात्रा के पहले हवाई जहाज से उतारा भी जा सकता है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। मैं डॉक्टर आरबी कमल, प्रिंसिपल एंड डीन जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर। देखिए, अभी हमारे प्रदेश में और हमारे इस जिले में ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की हुई वैक्सीन आ गई है। इस वैक्सीन को लगवाने से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे बॉडी को बहुत सेफ रखेंगे। इस वायरस अगेंस्ट हम फाइट कर सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण पार्ट है कि अभी जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है ये अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है। इसके अलावा जो सेकेंड फेज में आएंगे वो हमारे 50 साल के ऊपर एंड कोमॉर्बिडिटी को उनको लेके, जो हमारे वैक्सीनेटर पूरे ट्रेंड हैं, उनको सब पता है। उनके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा, वो मैसेज और अपना आईडी प्रूफ वो दोनों लेके जाएंगे। जैसे एंट्री पॉइंट पहुंचेंगे उनको अपना मैसेज दिखाना है और अपना आईडी प्रूफ दिखाना है, और इसके बाद उनको एंट्री पॉइंट पे जाके अंदर जाना है, प्रवेश करना है। इसके अलावा भी सभी को ये भी एक आवश्यक निर्देश समझे या उनकी जिम्मेदारी समझे कि अभी जैसा कि हमारे देश का नारा है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, तो ये मास्क और सैनिटाइजर, डिस्टेंस, ये हमेशा इनको फॉलो करना है। अभी ना बंद हुआ है और ना आगे बंद करना है इसको। ये एक बहुत अच्छा है हमारे लिए प्रोटेक्टिव पार्ट है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज जाएंगे सोनभद्र, जहां वो वनवासी सेवा आश्रम में नवनिर्मित विद्यालय और छात्रावास का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित 271 खंड शिक्षा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र बांटे। कहा, राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ किया है नियोजित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू। इसकी शुरुआत केंद्रीय खेल, युवा मामले और आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में की। मई महीने में नमस्ते योगा पर एक ऐप लॉन्च किया जाएगा।
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। मुरादाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान विवाद और मारपीट। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।